नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ETC एजुकेशन ग्रुप में। तो मित्रों, आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने संसदीय शासन प्रणाली को विस्तार से बताया था और साथ में शासन प्रणाली क्या है, क्या होती है, शासन व्यवस्था क्या होती है। इसको शुरुआत करते हुए मैंने जो लास्ट टॉपिक ख़त्म किया था वो था संसदीय शासन प्रणाली के गुण और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएँ। तो आज हम संसदीय शासन प्रणाली को ख़त्म करेंगे और साथ ही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है और इसके बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। तो संसदीय शासन प्रणाली के दोषों को हम आज उठाते हैं और फिर इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो डिमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट, दोस्तों गुण और विशेषताएं हमने बता दी हैं। अब दोष का मतलब हुआ कि यहाँ पर कमियां क्या होती हैं, संसदीय शासन प्रणाली में कुछ ऐसी क्या खामियां होती हैं जिससे शासन को चलाने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। तो इसके कुछ खास दोष हैं, कुछ खास कमियां हैं। आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का उल्लंघन। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि शक्ति का पृथक्करण क्या होता है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन क्या होती है। शक्ति मतलब पावर और पृथक्करण मतलब सेपरेशन, अलग अलग। अर्थात शक्ति के पृथक्करण का मतलब होता है कि जहां पर सरकार के तीन अंग होते हैं, चाहे कोई भी शासन प्रणाली हो, चाहे वो संसदीय हो और चाहे वो अध्यक्षात्मक हो। तो सरकार के तीन अंग होते हैं, कौन कौन से? व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी न्यायपालिका। तो शक्ति के पृथक्करण का मतलब हुआ कि जहाँ पर तीनों ही अंग अपना अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, तीनों का आपस में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, इसको कहते हैं पृथक्करण। ठीक है। तो अब यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली में ये बताया जा रहा है कि इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, मतलब ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं पाई जाती है। अर्थात लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका, ये तीनों ही जो अंग हैं, ये तीनों अंगों का आपस में इंडिपेंडेंसी, ये स्वतंत्रता जैसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। अर्थात संसदीय शासन प्रणाली में तीनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो अब यहाँ पर चूंकि हम पढ़ रहे हैं दोष, अर्थात कि अगर शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है तो इससे क्या कमी हो सकती है, क्या क्यों ये नुकसानदायी है। दोस्तों, अगर आपको कह दिया जाए कि भाई आपको ये काम करना है और वो काम, जैसे मैंने कहा, ऐसे समझ लो कि एल ने कोई काम बनाया कि ये काम करना है, काम का मतलब ये समझ लो कि कोई कानून है, ठीक है, ये कानून इसने बनाया। अब आपको पता है कि कानून को लागू कौन करेगा? कार्यपालिका, ठीक है, लागू करने का काम इसका होता है। और जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी रक्षा करती है, देख रेख करती है कि तुम कानून सही तरीके से लागू कर पा रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना, अच्छा या देख रेख। तो अब यहाँ पर तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करेंगे, मतलब कानून जब इसने बना दिया और इसका काम है लागू करना, तो अगर अब चूंकि भी लागू इसको करना है कार्यपालिका को, तो लागू करने के लिए इसको फुल अथॉरिटी देनी पड़ेगी ना कि अपने तरीके से लागू करे, है ना। लेकिन अब यहाँ पर ये अपने तरीके से लागू नहीं कर सकती है। यहाँ लेजिस्लेचर बोले, उंगली करे कि यार तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो, सवाल जवाब होंगे, मतलब अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगी तो इसको आंसर देना पड़ेगा, मतलब एग्जीक्यूटिव को आंसर देना पड़ेगा, लेजिस्लेचर के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को डर होगा कि यार काम सही से होगा या नहीं होगा, मतलब वो काम करने के लिए मेंटली फ्री नहीं होती है, मेंटली प्रिपेयर नहीं होती है, ठीक है। ऊपर से जुडिशरी भी बैठी हुई है, आए दिन जो है सरकार को जो है नोटिस देती रहती है, आए दिन सरकार को जो है सरकार से सवाल जवाब पूछती रहती है कि केंद्र को जवाब देना होगा 10 दिन में, 1 हफ्ते में, इतना बर्डन होता है। तो अर्थात अगर आपको इंडिपेंडेंसी ना दी जाए, स्वतंत्रता ना दी जाए आपको अपने तरीके से काम करने की, तो आप सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे। मतलब ये कहने का मतलब है कि आप 100% शायद नहीं दे पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो उल्लंघन हो रहा है, ये उल्लंघन शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसका यहाँ पर भरपूर तरीके से उल्लंघन होता है। ये तो मैंने बता दिया कि अगर सेपरेशन नहीं है तो सेपरेशन ना होने के कारण क्या यहाँ पर होता है? सेपरेशन ना होने के कारण यहाँ एक दूसरे कामों में लोग क्या करते हैं? इंटरफेयर करते हैं। ये कहलाता है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का उल्लंघन, ठीक है। तो मतलब ये होना चाहिए कि सभी को अपना अपना पावर, सबको अपने अपने अधिकार दे दिए जाने चाहिए।
फिर दूसरा है दलील तानाशाही व्यवस्था का भय। दलील का मतलब जो पार्टी होती हैं, अब तानाशाही कौन करेगा? तानाशाही वही करेगा जो पार्टी सरकार में होगी। तो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर दलील तानाशाही होती है। जैसे मान लीजिए वही चीज़ है, हर चीज़ यहाँ पर तीनों में स्टार्ट होगी, तीनों में खत्म होगी। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, हिंदी में लिख देता हूँ, तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। अब यहाँ पर दलील तानाशाही में देखिए, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि व्यवस्थापिका में संसद, लोकसभा और राज्यसभा, हम यहाँ उठाते हैं केवल लोकसभा से। तो लोकसभा में मैक्सिमम सीटें किसकी होती हैं? मैक्सिमम सीटें किसकी होंगी? मैक्सिमम सीटें जैसे उसके वर्तमान में भारत में ले लीजिए, किसकी सीटें हैं? किसके पास है? बीजेपी के पास। और बीजेपी की ही सरकार बनेगी। कार्यपालिका में किसके मेंबर है? बीजेपी के। तो अब ये देखिए कि सरकार अर्थात कार्यपालिका, अर्थात यहाँ पर कार्यपालिका में किस पार्टी का प्रभुत्व है? बीजेपी का। ठीक है, मतलब जो काम कर रहा होगा बीजेपी करेगी, बीजेपी पार्टी के अकॉर्डिंग ही होगा। और यहाँ पर जो व्यवस्थापिका है, तो इस व्यवस्थापिका तो इस लोकसभा में भी मैक्सिमम मेंबर किसके हैं? बीजेपी के हैं। तो आप यहाँ पर दलील तानाशाही ऐसी व्यवस्था आ सकती है कि नहीं आ सकती है? भाई सरकार जो चाहे वो कानून अपने तरीके से लोकसभा में पारित करवा सकती है। अर्थात सरकार जो भी कानून देश में अपने तरीके से जो हो सकता है उसके लिए पर्सनली कुछ प्रॉफिटेबल कानून हो, वो भी चाहे तो पारित करवा सकती है, क्योंकि कार्यपालिका अर्थात सरकार का उसका यहाँ भी प्रभुत्व होता है और यहाँ भी उसका प्रभुत्व होता है लोकसभा में। ठीक है, यहाँ पर दलील तानाशाही प्रवृत्ति देखी जा सकती है। साथ ही केंद्र सरकार केंद्र सरकार ही सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करवाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो अब यहाँ पर राज्यपाल सभी राज्यों का बॉस होता है। तो एक 1970-80 के दशक में देखा गया था कि जब केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी ने अपनी भड़ास निकालने के लिए तकरीबन 7 राज्यों की राज्य सरकार को भंग करवा दिया था। ये दलील तानाशाही हुई ना। वैसे ही जस्ट उसके बाद जब एनडीए भाजपा की सरकार आई थी, जनता पार्टी थी उस समय, जनता पार्टी की सरकार आई, तो जनता पार्टी ने भी वैसे किया कि कांग्रेस के जितने भी राज्य थे उन सभी राज्यों को भंग करवा दिया था। तो इसको हम कहते हैं दलील तानाशाही, जो ये यहाँ पर दलील तानाशाही इस प्रणाली में देखी जाती है। तीसरा है अयोग्य व्यक्तियों का शासन। दोस्तों विशेषताओं में मैंने आपको बताया था कि संसदीय शासन प्रणाली में जो प्रतिनिधि होते हैं वो प्रतिनिधि यहाँ पर लोकप्रियता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, अनुभव को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ना कि योग्यता को महत्व दिया जाता है। ऐसी कंडीशन है कि ए है और बी है, 2 व्यक्ति हैं। अब ए व्यक्ति जो है 20 सालों से राजनीति में है, तो 20 सालों से राजनीति में है तो काफ़ी लोकप्रिय हो गया होगा, है ना, लोकप्रिय हो गया होगा। अब राजनीति का अनुभव भी हो गया होगा, है ना। अब ये जो बी व्यक्ति है ये अभी उतरा है मैदान में, लेकिन अब मैदान में जरूर उतरा, लेकिन ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा योग्य है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, ठीक है, और विदेशी यूनिवर्सिटियों से जो है पढ़ के आया है। अब ये बताइए कि अगर वित्त मंत्री, मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस से इसने, ये जो व्यक्ति है ये फाइनेंस से, इकोनॉमी से इसने जो है पढ़ाई की है, और ये जो ए व्यक्ति है इसने कोई BSc MSc कर लिया है और बस ये इसकी मेन पॉपुलरिटी में ये है कि ये लोकप्रिय और अनुभवी है। तो अब ये बताइए कि अगर वित्त मंत्री का पद देना है तो वित्त मंत्री का पद किसे देना उचित होगा, ए को या बी को? जाहिर सी बात है कि बी को, है ना, ज़्यादा अच्छे तरीके से इकोनॉमी को जो बैलेंस कर सकता है ना। तो अब लेकिन यहाँ पर अपने भारत की बात करें या जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली होती है वहाँ पर किसको इम्पोर्टेंस दी जाती है? वहाँ पर लोकप्रियता और अनुभव को दिया जाता है, क्योंकि इनको लगता है कि जनता को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल ए कर सकता है। तो यहाँ पर जनता को हैंडल बस नहीं करना है, हमें यहाँ पर देश की इकोनॉमी को भी देखना है। इसलिए इस शासन प्रणाली का एक दोष ये है कि यहाँ पर अयोग्य व्यक्तियों का जनरली शासन पाया जाता है। फिर निर्बल शासन। निर्बल शासन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब किसी भी पार्टी की सरकार होती है, तो सरकार कब बनती है? सरकार बनाने के लिए यहाँ पर बहुमत चाहिए होता है, बहुमत। अब बहुमत अगर किसी एक पार्टी को नहीं मिलता है तब फिर यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर गठबंधन जैसी व्यवस्था होती है,
तो गठबंधन का मतलब क्या है, यहाँ पर 3600 पार्टियां इन्वॉल्व होती सरकार बनाने में। अब यहाँ पर गठबंधन जब पार्टी बनती है तो पीएम तो कोई एक व्यक्ति बनेगा, तो पीएम एक व्यक्ति बना, मंत्री कई व्यक्ति बने, ठीक है। अब यहाँ पर जो मंत्री बनेंगे वो मंत्री पद पर जो व्यक्ति होंगे वो मंत्री पद के व्यक्ति केवल एक पार्टी से नहीं होंगे। जिन जिन पार्टियों का गठबंधन हुआ है जनरली तो लगभग सभी पार्टियों से हर एक कोई ना कोई एक मंत्री होगा। अर्थात ये जो सरकार चलेगी वो सरकार किसी एक पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, जितनी भी पार्टी है सभी की सहमति चाहिए होगी। अर्थात अब आप भी जानते हैं कि यहाँ सभी की विचारधारा एक जैसी तो होती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रधानमंत्री को कोई काम करना हो, अब इस काम को करने के लिए बाकी पार्टियों की भी सहमति चाहिए। लोग अगर प्रधानमंत्री अपने अकॉर्डिंग काम कर देते हैं तो ये गठबंधन वाली जो पार्टियां हैं वो साथ छोड़ देंगे, सरकार भंग हो जाएगी। तो यहाँ पर शासन में बहुत निर्बलताएं होती है कि जो सरकार होती है, जो प्रधानमंत्री होता है वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाता है। दोस्तों ऐसे ही देखा गया था जब मनमोहन सिंह सरकार थी 2014 तक, तो उस समय लास्ट मोमेंट में हमारी जो ममता बनर्जी थी पश्चिम बंगाल की सीएम जो प्रेजेंट में है, उन्होंने एट मोमेंट में मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया था और वो सरकार जो है अल्पबहुमत के अकॉर्डिंग ही चलती रहेगी, सकती रही। तो इसका मतलब ये हो कि सरकार अपने तरीके से काम नहीं कर पाती है, इसको हम कहते हैं निर्बल शासन। शासन तो है लेकिन ये शासन क्या मतलब जब हम शासन को बहुत ही पावरफुल तरीके से चला ना पाए, उसे ऑपरेट ना कर पाए। अस्थिरता, वही बात है, अस्थिरता का मतलब यही हुआ कि यहाँ पर कार्यकाल तो फिक्स कर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 5 वर्ष का कार्यकाल है, कार्यकाल फिक्स कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई या प्रधानमंत्री ने पद त्याग कर दिया या फिर मान लीजिए प्रधानमंत्री अर्थात जो सरकार है, सरकार के खिलाफ सरकार ने कोई ऐसा अनुचित कार्य कर दिया जो देश के लिए सही नहीं था, या सरकार छोड़िए यहाँ पर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो पारित हो गया, तो सरकार यहाँ पर क्या हो जाएगी, कार्यकाल से पूर्व ही भंग हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर होती है। तो इसका मतलब यहाँ ये अस्थिरता होती है, सरकार कभी भी चली जाएगी। और अगर इसका लॉस क्या है, इसका लॉस ये है कि जैसे मान लीजिए प्रेजेंट की गवर्नमेंट जैसे 5 साल टिकना है, उस सरकार ने ढेर सारा जो है योजनाएं लेके आ गई, ठीक है, उसने अपना पूरा प्रॉस्पेक्टस तैयार कर लिया कि हमें इस कार्य के लिए इतना पैसा खर्च करना है, ये योजनाएं लानी है। अब यहाँ पर किसी भी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। अब यहाँ पर इस जब तक जैसे ही वर्तमान सरकार ने योजनाओं को अप्लाइड किया, इम्प्लीमेंट किया, और वैसे ही कुछ समय बाद 2-4-6 महीने बाद ये हुआ कि सरकार के किसी मंत्री पर कोई अविश्वास प्रस्ताव लेके आया और सरकार भंग हो गई। अब जो सरकार 6 महीने में साल भर में भंग हो गई और फिर से चुनाव हुआ, फिर नई सरकार आई। तो अब यहाँ पर ये सोचिए कि फिर से पुणे जब नई सरकार आएगी तो नई सरकार के लिए क्या, सबसे पहले चुनाव होगा तो चुनाव खर्चा होगा, करोड़ों अरबों रुपए खर्चा होगा चुनाव में, चुनाव खर्चा होगा। फिर नई सरकार जब आएगी तो वो फिर नई योजनाएं लेके आएगी, मतलब पुरानी योजनाएं वेस्ट, पुराना पैसा वेस्ट। इस प्रकार से ये जो अस्थिरता होती है बहुत ही बेकार चीज होती है, इस प्रणाली की बहुत ही बड़ी एक खामी है। मंत्रिमंडलीय तानाशाही की प्रवृत्ति, ये अगला दोष है, मंत्रिमंडलीय तानाशाही की प्रवृत्ति। इसका मतलब मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री होते हैं और उन मंत्रियों के जो विभाग होते हैं, सभी मंत्री अपने अपने विभागों में क्या होते हैं, सभी मंत्री अपने अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मंत्री, हर एक मंत्री अपने विभाग का हेड है, प्रमुख है, तो अब वो मंत्री अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहेगा, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और मंत्री, उनके बीच में भी तालमेल नहीं बन पाता है, ठीक है। दूसरा ये समझ लीजिए कि मान लीजिए गठबंधन की सरकार है और वो मंत्री जो है गठबंधन वाली पार्टी का है और प्रधानमंत्री जो है सत्ता पक्ष, मतलब जो सबसे बड़ी पार्टी थी गठबंधन की, उस पार्टी का है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मंत्री साहब, मंत्री जी आप ये करिए, और मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं महोदय जी ये काम सही नहीं है, है ना। तो अब यहाँ पर प्रधानमंत्री की ही बात नहीं मानी जा रही है, ठीक है। मतलब मंत्री क्या हो गए, प्रधानमंत्री से ही बढ़कर तानाशाह हो गए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को यहाँ पर भय है कि अगर हम वो मंत्री को अगर हम सही तरीके से काम नहीं करने देंगे, उसके मन के अकॉर्डिंग काम नहीं करने देंगे तो साथ छोड़ देगा, सरकार भंग हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मंत्री होता है वो अपने विभाग का बहुत ही ज़्यादा प्रमुख हो जाता है और मतलब वो समय के साथ जो है अपने आप को तानाशाह बनाने लगता है, ठीक है। ये भी किसी भी व्यवस्था के लिए सही नहीं है ऐसी व्यवस्था। फिर दल बदलतू प्रोत्साहन। अब ये दल बदलू वाली व्यवस्था जो है काफ़ी अरसे से चली आ रही है और ये चलती ही रहेगी लगता है। दल बदल का मतलब वही हुआ कि अब ये गठबंधन से ले लीजिए आप, जैसे अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी तालमेल हुआ, यहाँ पर ऊंच नीच हुआ। अभी तक कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस की सरकार
में यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे ही ये केवल हम भले ये राज्य की व्यवस्था है, लेकिन राज्य के अलावा केंद्र में भी ऐसा ही सिस्टम चलता है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, राज्य से समझाना चाहता हूँ। तो जैसे ही बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने किसी न किसी तरीके से प्रलोभन दे करके कांग्रेस के विधायकों को अपने में बुलाना चालू कर दिया। और कोई भी विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में क्यों जाएगा, जब उसे कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। या तो उसे मंत्री का पद मिलेगा या तो पैसे मिलेंगे, भाई दो ही चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ही कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में शिफ्ट हो गए, तो अब कांग्रेस के पास बहुमत बचा नहीं। जब बहुमत नहीं बचा तो सरकार किसकी आ गई, बीजेपी की आ गई। तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर पद के लिए यहाँ पर लोग क्या करते हैं, दल बदलू वाली व्यवस्था हो जाती है, शिफ्ट होते रहते हैं यहाँ पर। तो ये इस प्रणाली के लिए प्रमुख दोष है। उग्र राजनीतिक दलबंदी। उग्र राजनीतिक दलबंदी का मतलब क्या हुआ, उग्र का मतलब हिंसात्मक, राजनीतिक दलबंदी का मतलब यही होता है, गठबंधन, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। एक मायना ये है कि जैसे मैं उसी की बात करता हूँ, अभी जब चुनाव होने थे बीजेपी के केंद्र के जब चुनाव होने थे, तो यहाँ पर बीजेपी एक तरफ और अन्य पार्टियाँ एक तरफ, अन्य पार्टियां मतलब सभी पार्टियों ने त्रिशंकु सरकार बनाने का फैसला कर लिया बीजेपी के अगेंस्ट जाकर के, लेकिन फिर भी जीती बीजेपी। तो अब यहाँ पर चुनाव के पहले तक सारी की सारी पार्टियां एक दूसरे की कट्टर दुश्मन, सपा, बहुजन, है ना, तृणमूल कांग्रेस, दक्षिण की पार्टियां, ये सब एक दूसरे की कट्टर दुश्मन, मतलब हमेशा एक दूसरे के विरोध में बोलती रहती हैं। लेकिन जब यहाँ पर सरकार बनाने की बात है तो यहाँ पर सब क्या हो गए, मतलब एक दूसरे से मिल गए और सभी मिल करके अकेले भाजपा पर वार करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा गठबंधन तैयार हो गया जो पहले एक दूसरे के विरोधी थे, और यहाँ पर सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब है भाजपा की जो पार्टी है उसके खिलाफ खतरनाक से खतरनाक स्टेटमेंट देना, या कुछ ऐसे भी कांड करवा देना जो जनता के हित के लिए सही नहीं थे। तो ये कहलाती है उग्र राजनीतिक दलबंदी चालू हो जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर दल बदलू वाली व्यवस्थाएं भी इसी के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। फिर इसके बाद अंतिम है संकट काल में कार्यपालिका की निर्बलता। संकट काल में कार्यपालिका की निर्बलता, अर्थात जब देश में कोई संकट आता है, संकट का मतलब या तो युद्ध जैसी परिस्थितियाँ हो रही हो, ठीक है, कोई भी ऐसी सशस्त्र विद्रोह गतिविधियाँ ऐसी अगर देश में आ रही हैं, तो अगर युद्ध जैसी परिस्थितियाँ हैं तो सारे के सारे पावर यहाँ पर जो निर्णय लिए जाते हैं, तो जनरली निर्णय लेने के लिए बहुत ही पूरी इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए ऐसी परिस्थितियों में, है ना, कि हम अपने देश को बचाने के लिए स्वतंत्र सूझबूझ से काम कर सकें। लेकिन यहाँ पर ऐसी नहीं होती, ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती, यहाँ पर निर्बलता होती है। अर्थात यहाँ पर जैसे मान लीजिए कौन है, राष्ट्रपति महोदय हैं और पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वैसे अपने देश में सारे जो निर्णय होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, और ये काम जो करना है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति महोदय किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, प्रधानमंत्री और इनकी मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग काम करेंगे, मंत्रिपरिषद। और ये जो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये गठबंधन की सरकार है, ठीक है, गठबंधन की सरकार है, अब यहाँ पर संविधान के अकॉर्डिंग क्या है कि राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होंगे, और राष्ट्रपति किसकी सलाह से करेंगे, मंत्रिपरिषद सरकार की सलाह से करेंगे। अब यहाँ पर सरकार की सलाह से राष्ट्रपति काम करेंगे, लेकिन अब समस्या ये हो जाती है कि जो सरकार है, जो मंत्रिपरिषद है, ये कैसे बनी है, गठबंधन के द्वारा बनी है। गठबंधन का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई एक पार्टी नहीं, कई पार्टियां हैं, अर्थात राष्ट्रपति को इससे परमिशन लेना और इसको किससे परमिशन लेना, अपनी पार्टियों से परमिशन लेना। तो यहाँ पर हर राजनीतिक पार्टी की अपनी अपनी क्या होती है, लालसा होती है कि अगर ऐसा काम कर देंगे तो उसे प्रॉफिट होगा, हमें लॉस होगा। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि संकटकालीन परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति और जो सरकार होती है स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में बहुत ही निर्बल हो जाती है, और ये देश हित के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको ये सब सारी बातें बताई हैं। तो ये संसदीय शासन प्रणाली हमारी समाप्त होती है, और अब हम आज ही के लेक्चर में ही स्टार्ट कर रहे हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है, वो आप संसदीय शासन प्रणाली को जस्ट अपोजिट कर दोगे तो वो आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो जाएगी। चलिए मैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को बताऊंगा और आपको अपोजिट करके संसदीय शासन प्रणाली से डिफरेंस करता जाऊंगा। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, विस्तार से मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, शॉर्ट में अभी बताता हूँ। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ऐसा सिस्टम होता है जहां पर वास्तविक और औपचारिक, फॉर्मल और रियल शक्तियां, पावर्स, औपचारिक और वास्तविक शक्तियां दोनों राष्ट्रपति में निहित होती हैं। जहां का जो प्रमुख व्यक्ति है वो राष्ट्रपति ही होगा। सारे काम, सारे नाम किसके होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं। यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। यहाँ पर तीनों अंग अपना अपना काम करने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जहाँ पर संपूर्ण शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हों, अध्यक्ष पर निहित हों, वो कहलाती है आपकी क्या, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और इस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जो शुरुआत है, इसका जनक है वो है अमेरिका। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की पहली विशेषता है राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। प्रमुख का मतलब देश का मुखिया और सरकार का मुखिया, दोनों का मुखिया, दोनों का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। संसदीय में क्या था, संसदीय में देश का मुखिया कौन, राष्ट्रपति या राजा, और सरकार का मुखिया कौन, प्रधानमंत्री होता था। लेकिन यहाँ पर दोनों ही शक्तियाँ किस पर निहित है, राष्ट्रपति पर निहित है। अर्थात अब यहाँ पर राष्ट्रपति को किसी का डर नहीं है, वो इसका भी बॉस है और इसका भी बॉस है, दोनों का ही बॉस है। तो वो अपने निर्णय लेने के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट है, ज़्यादा पावरफुल है। दूसरा है राष्ट्रपति की जो अवधि होती है, एंड ड्यूरेशन, ये कैसा होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कार्यकाल 5 वर्ष का तो है, लेकिन यहाँ पर बीच में उसके पहले भी सरकार क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है जो टाइम ड्यूरेशन है सरकार का वो क्या है, फिक्स्ड है, निश्चित है। यहाँ पर सरकार नहीं भंग होती। जैसे अमेरिका में ले लीजिए, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। हर 4 वर्ष में नवंबर में चुनाव होते हैं, ठीक है, और एग्जैक्ट डेट के दिन राष्ट्रपति रिजाइन करते हैं और नया राष्ट्रपति उस पर पदभार ग्रहण करते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि राष्ट्रपति की चाहे मृत्यु हो, चाहे वो त्यागपत्र है, यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। यहाँ पर अब जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करेगा। और अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है या कुछ हो जाता है, तो फिर भारत के जो वहाँ के जो न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश, वो पदभार ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से 4 वर्ष तक वहाँ व्यवस्था चलती रहेगी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले राष्ट्रपति ने जो योजनाएं वगैरह संचालित की हैं, वो योजनाएं कम से कम 4 साल तक तो स्टेबल होकर के चलती ही रहेंगी। मतलब योजनाएं लंबे समय तक चलती रहती हैं। यहाँ पर योजनाओं में जो पैसा है वो बेकार नहीं होता है। 4 साल तक परमानेंट योजनाएं चलती रहेंगी और ना ही बार बार चुनाव का कोई खर्चा होता है। ये अपने देश में ऐसा नहीं है। अगला है राष्ट्रपति को सलाह। यहाँ पर दूसरा है राष्ट्रपति को सलाह को सहायता देने के लिए सचिव होते हैं, और साथ में राष्ट्रपति के जो मंत्री होते हैं, मंत्री अलग होते हैं, ठीक है ना। मंत्री इसको छोड़िए, पहले राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए कौन होते हैं, सचिव होते हैं। और सभी क्षेत्रों का मतलब विदेश के अलग, गृह के अलग, जेल के अलग, खाद्य के अलग, रेल के अलग, तो सभी विभागों क्या होते हैं, सभी विभागों के सचिव होते हैं, सेक्रेटरी सचिव होते हैं। और वहाँ अमेरिका में जो सचिव होते हैं, सचिवों का जो समूह होता है, सभी विभागों के जो सचिव होते हैं, उन सचिवों के समूह को कहा जाता है राष्ट्रपति का कैबिनेट। सचिवों के समूह को क्या कहते हैं, सचिवों के समूह को जनरली क्या कहते हैं, वहाँ का कैबिनेट। मतलब राष्ट्रपति इन्हीं सचिवों से सारी कोई भी काम करना हो तो राष्ट्रपति इन्हीं सचिवों से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जबकि अपने भारत में क्या है, जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों का जो समूह होता है उसको कैबिनेट कहते हैं। दोस्तों भारत की बात करें तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। उन 3 प्रकार के मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहते हैं। और एक शब्द यूज होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का मतलब होता है कि जो प्रथम मंत्री होते हैं, अर्थात कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं,
कैबिनेट मिनिस्टर वो मंत्रिमंडल कहलाता है। और कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा जो राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं इनके समूह को हम मंत्री परिषद कहते हैं। ठीक है, तो ये सचिव इनके समूह को कैबिनेट कहते हैं। ये व्यवस्था होती कहाँ, इसकी विशेषता है। यहाँ पर मंत्रियों को कोई दबाव राष्ट्रपति पर नहीं होता है। राष्ट्रपति अपने निर्णय लेने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं और सचिवों की सलाह से, एडवाइस से काम करते रहते हैं। अगली है, ये विशेषता है कि व्यवस्थापिका, और यहाँ पर राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, उत्तरदायी तो नहीं होते हैं। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। समझ गए होंगे इसको। संसदीय शासन प्रणाली में मैंने बताया था कि विधायिका अर्थात व्यवस्थापिका, संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रति नहीं। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अर्थात व्यवस्थापिका जैसा बोलेगी कार्यपालिका को वैसा करना पड़ेगा, और व्यवस्थापिका कार्यपालिका से सवाल पूछेगी और कार्यपालिका को व्यवस्थापिका को जवाब देना पड़ता है। मतलब कार्यपालिका इसको जवाब देती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है कि ये हमेशा क्या होती है, इसके प्रति जवाबदेह होती है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो राष्ट्रपति है अर्थात जो कार्यपालिका है उसको राष्ट्रपति को या सरकार को व्यवस्थापिका को कोई भी जवाब नहीं देना पड़ता है। अर्थात भाई तुम अपना काम करो और हमें अपने तरीके से अपना काम करने दो, नो इंटरफेयर। ये मैंने कहा था शक्ति का पृथक्करण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई जवाबदेही नहीं है। ये अच्छी खासी है कि आप अपना काम करो अपने अधिकारों के अकॉर्डिंग और हमें अपना काम करने दो, देश अच्छा चलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर कोई एक दूसरे को रुकावट नहीं लेके आए। तो दोस्तों इसी को कहते हैं अपन क्या, शक्ति का सिद्धांत जो लागू हो रहा है ये कहीं ना कहीं अध्यक्षात्मक प्रणाली की एक विशेषता है, बहुत अच्छी विशेषता है। और ये शक्ति का जो पृथक्करण का सिद्धांत है ये इस अध्यक्षात्मक प्रणाली की अहम विशेषता है, जिसमें राष्ट्रपति और सरकार अपना काम करेगी, व्यवस्थापिका अपना काम करेगी और जुडिशरी अपना काम करेगी, कोई एक दूसरे का इंटरफेयर नहीं करेगा। ये दोस्तों ये अध्यक्षात्मक प्रणाली की खास विशेषताएं हैं। और मैंने आपको डिफ्रेंशिएट भी किया है कि यहाँ पर अध्यक्षात्मक विशेषताओं में और संसदीय विशेषताओं में क्या डिफरेंस है। मैं आपको फिर से शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर अध्यक्षात्मक में क्या है कि राष्ट्रपति दोनों का प्रमुख होता है और संसदीय में दोनों का प्रमुख नहीं होता है। संसदीय में दोनों के प्रमुख अलग अलग व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति की अवधि क्या होती है, निश्चित होती है, अर्थात सरकार स्थायी होती है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर स्थिरता होती है, सरकार में स्थिरता होती है, स्टेबिलिटी होती है। कि संसदीय में स्टेबिलिटी नहीं होती, सरकार बीच में भी भंग हो जाती है, गिर जाती है, नया चुनाव होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या सचिव होते हैं और हर एक विभाग के सचिव होते हैं और सचिवों का जो समूह होता है वो क्या कैबिनेट कहलाता है, राष्ट्रपति का कैबिनेट। लेकिन वहाँ पर मंत्रियों का जो ग्रुप होता है वो कैबिनेट कहलाता है। और यहाँ पर राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, दोनों अपना काम करने के लिए इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, सरकार हमेशा विधायिका के प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, जवाबदेह होती है, उसे हमेशा जवाब देना पड़ता है। और जवाब अगर नहीं दिया, उचित जवाब नहीं दिया, सही काम नहीं किया तो व्यवस्थापिका सरकार को भंग भी कर सकती है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद आता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण, मेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दो चीजें पढ़ी है, गुण, और इसके बाद कुछ हम दोस्तों के बारे में जानेंगे। दोस्तों हमने आपको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है और इसकी विशेषताएं बता दी हैं। इस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के जो दो टॉपिक और बचते हैं, इसके गुण और दोष अर्थात जो कमियां हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में अपडेट कराऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को, इसके आगे के टॉपिक को और अगर बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप संसदीय शासन प्रणाली के गुण और दोषों को देखिए। तो संसदीय के जो दोष हैं वो यहाँ पर इसमें कुछ पॉजिटिविटी, मतलब यहाँ पर गुण के रूप में आएंगे, और यहाँ के जो दोष है वो वहाँ के कुछ गुण के रूप में आएंगे। मतलब दोनों में एक उल्टा है, विपरीत भाव है दोनों में। ठीक है, तो आगे के टॉपिक को मैं डिफ्रेंशिएट करते हुए अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा। तो फिलहाल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।